नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं 10th क्लास की मैथ से 5th चैप्टर समांतर श्रेणियां। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आज हम समांतर श्रेणियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि नाम देख रहे हैं समांतर श्रेणियां, तो पहले हम प्रश्नावली शुरू करने से पहले क्या कर रहे हैं, हम इस शब्द ये जो चैप्टर का नाम दिया है, इन शब्दों को समझ लेते हैं। तो समांतर श्रेणियां, आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, समान प्लस अंतर। ठीक है बच्चों, समांतर समान अंतर। ठीक है, तो मतलब वो श्रेणियां या ऐसी श्रेणियां जिनके सभी पदों में क्या होता है, समान अंतर होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है, समान अंतर होता है, उसे हम कहते हैं समांतर श्रेणियां। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे कि 3, 5, 7, 9, 11 और इस प्रकार से और सीरीज चलती चली जाएगी। तो यहां आप देखेंगे कि सभी के बीच कितने का अंतर है, 3 से 5 2, 5 से 7 2, 7 से 9 2 और 9 से 11 भी 2। तो सभी पदों के बीच आपको कितने का अंतर दिखाई दे रहा है, 2। और इस समान अंतर को यहां पर समांतर श्रेणियों के पाठ में डी से दर्शाया गया है। किससे दर्शाया गया है बच्चों, डी से दर्शाया गया है, जिसे आप कहते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर अर्थात सभी पदों का अंतर। क्या बच्चों, सभी पदों का अंतर। तो ये है हमारी समांतर श्रेणियां। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे समांतर श्रेणियां क्या होती हैं। चलिए अब चलते हैं अपनी प्रश्नावली 5.1 में, और उसका पहला प्रश्न आपके लिए क्या कहता है, देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है। क्या है, एपी है। ठीक है, और सूची एपी है और क्यों। ठीक है, क्या बताना है, क्यों है, मतलब उसका आपको कारण भी बताना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस एपी को की जांच करते हुए हमारा अपना पहला प्रश्न पढ़ते हैं। और क्या है ये पहला प्रश्न, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है। क्या बच्चों, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना बोला गया है, आपको 15 रुपए बोला गया है, और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। क्या बच्चों, प्रथम किलोमीटर दूरी के लिए, प्रथम किलोमीटर के लिए आपको कितना किराया बोला है, 15 रुपए बोला गया है, और अतिरिक्त के लिए आपको 8 रुपए बोला गया है। ठीक है, आइए देखते हैं ये एपी में है या नहीं। तो आप इसको लिखेंगे तो किस प्रकार से शुरू करेंगे, प्रथम किलोमीटर का किराया। ठीक, क्या लिखेंगे, प्रथम किलोमीटर का किराया। तो प्रथम किलोमीटर का किराया जो है वो कितना है, 15 रुपए है। ठीक है बच्चों, और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया, तो लिखेंगे अतिरिक्त किलोमीटर का किराया, तो वो कितना है बच्चों, 8 रुपए है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपको यहां पर प्रथम किलोमीटर का किराया लिखना है और अतिरिक्त किलोमीटर का किराया लिखना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि भाई सबसे पहले जो आपकी सीरीज होगी, वो सीरीज कहां से शुरू होगी, 15 से। आपकी जो श्रेणी का क्रम जो बनेगा वो कहां से शुरू होगा, 15 से होगा, क्योंकि प्रथम किलोमीटर का किराया कितना बोला गया है, 15 रुपए बोला गया है। अब जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ते हैं वैसे वैसे आपके किराए में 8 रुपए बढ़ते चले जाते हैं। प्रथम किलोमीटर के बाद जैसे ही अगला किलोमीटर हुआ तो आपका किराया 8 रुपए बढ़ गया, और वो किराया कितना हो गया, 23 रुपए। फिर जैसे ही और अगले किलोमीटर पर पहुंचे तो 8 रुपए फिर किराया बढ़ गया, तो वो हो गया 31 रुपए, और आगे बढ़े तो किराया कितना हो गया, 39 रुपए। तो इस प्रकार से हमारी यहाँ पर ये श्रेणी बनती है। आइए देखते हैं कि अब ये आपके ये जो श्रेणी है वो एपी में है या नहीं, और नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों, ऐसा आपको कारण बताना है।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना होगा, डी फाइंड करना है, डी ज्ञात करना है। डी मतलब सार्वंतर। तो डी दर्शाने के लिए या डी को ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको उत्तर पद मतलब बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाना है। तो डी a2 माइनस a1, ठीक है। पहला पद आपका a1, दूसरा a2, तीसरा a3, a4, जैसे जैसे पद बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पदों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। सो a2 माइनस a1 मीन्स a2 है आपका 23 माइनस a1 जो है 15। तो 23 माइनस 15 हल करने पर आपको मिला कितना, 8। चलिए और देख लें। सिर्फ एक बार अंतर ज्ञात करने से आप ये नहीं कह सकते कि एपी में है, आपको सभी पदों का अंतर ज्ञात करना होगा। तो अभी हमने क्या किया, इन दोनों के बीच निकाला, अब इन दोनों का अंतर निकालते हैं। तो a3 माइनस a2, तो बच्चों a3 कितना है 31 माइनस a2 कितना है 23। 31 माइनस 23 बच्चों कितना आएगा 8, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपको ये भी डी आ गया। चलिए और आगे यहाँ पर तक और देख लेते हैं। सो डी इज इक्वल टू a4 माइनस a3, ठीक है। अगले पद में से पिछला पद माइनस करते जाना है। तो 39 माइनस 31, तो सॉल्व करने पर आया 8। तो बच्चों यहां पर आप देखते हैं कि सभी पदों का अंतर क्या है, 8 है, अर्थात सार्व अंतर जो है क्या है 8 है, मतलब सभी पदों के बीच का अंतर 8 है। और जब सभी पदों के बीच का अंतर समान है तो ये क्या हुआ, हमारा एपी है। तो आप यहां लिख देंगे यह है एपी। अब एपी का मतलब क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, हिंदी में कहा गया है समांतर श्रेणियां, जैसे शॉर्ट में एपी लिखा गया है। तो ये आप लिख देंगे यह एपी है, ठीक है। बाद में आपसे यहां पर कारण पूछा है क्यों है, तो आप लिखेंगे क्योंकि, क्या लिखेंगे, क्योंकि सभी पदों का, क्या लिखना है, सभी पदों का अंतर अर्थात सार्वंतर, ठीक है, कैसा है, समान है। जब सभी पदों का अंतर समान है तो यह एपी है। ओके बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाना है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप इजीली इनको कर सकते हैं। ओके, चलिए चलते हैं अपनी सेकंड वर्ड प्रॉब्लम पर। सेकंड वर्ड प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ें। क्या कह रहे हैं, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है बच्चों, क्या कह रहे हैं, बेलन मीन्स एक सिलेंडर है, ठीक है, घर में एक सिलेंडर है जिसमें कोई हवा भरी हुई है, और हर बार वो जो पंप जो है, हर बार वो पंप जो है कुल हवा का 1/4 भाग हिस्सा निकालता है। कितना हिस्सा निकालता है बच्चों, 1/4 हिस्सा निकालता है। अब यहां पर आपको सिर्फ भाग दिया गया है, ये नहीं बोला गया है कि उसमें हवा कितनी है। तो हम उसको क्या करेंगे, इसके लिए यहां लिखेंगे माना कि बेलन में, क्या लिखना है, बेलन में हवा की मात्रा, ठीक है बच्चों, बेलन में हवा की मात्रा बराबर क्या है, 1 है, ठीक है। कुल मात्रा को यहां पर 1 बोल दिया गया है। अब प्रत्येक बार क्या बोल रहे हैं, कुल हवा का 1/4 हिस्सा। अब शुरुआत में तो कुल हवा कितनी हो गई, 1, तो आप लिख देंगे A1 = 1, ठीक है बच्चों। अब A2 क्या करना है, A2, तो A2 के लिए क्या करेंगे आप, कुल हवा में से 1/4 भाग कम करना है, ठीक है। तो कुल हवा में से 1/4 भाग जब कम करेंगे तो इसके भाग में कुछ नहीं है, तो इसका तिर्यक गुणा यहां करेंगे, तो 4 एकम 4 - 1/4, तो 4 - 1 होता है 3/4। तो इस तरह से आपका A2 जो आ गया वो होगा 3/4।
अब उन्होंने क्या कहा, हर बार जो है शेष हवा का 1/4 हिस्सा, तो आप यहां लिखेंगे शेष हवा का 1/4 भाग बराबर, तो शेष हवा कितनी है 3/4, और 3/4 जब ये हवा है तो उसका 1/4 हिस्सा कितना निकलेगा, तो 3 × 1 3 एकम 3 और 4 × 4 16। तो अगली बार जब वो निकलेगा 1/4 भाग जो निकलेगा वो कितना होगा 3/16। तो फिर आप A3 निकाल लें। तो A3 आपके पास हवा कितनी थी 3/4 हवा थी, कितनी थी बच्चों, आपके पास 3/4 हिस्सा हवा बची थी। अब उसमें से 3/16 भाग निकल रहा है, तो आप उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हमेशा माइनस करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, हर बार उसका उतना भाग निकालना है, भाग निकालने के लिए जितना भी बचा है उसको 1/4 से गुणा करना है, 1/4 हिस्सा निकल आएगा, उसको शेष हवा में से माइनस करते जाना है, वो आपका अगला क्रम बनता चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हल करेंगे, 3/4 में से 3/16 माइनस करेंगे, 4 और 16 का एलसीएम होता है 16, 4 से 16 को भाग दिया था 4, 4 × 3 होता है 12, माइनस 16 से 16 को भाग दिया 1, 1 का गुणा 3 में तो 3, अब 12 - 3 आपको कितना मिलेगा 9/16। तो इस प्रकार से आपको यहां पर A3 मतलब तीसरा पद जो मिल गया 9/16 मिल गया। फिर अब आपके पास कितनी हवा बची बच्चों, 9/16 हवा हिस्सा हवा बची है। अब 9/16 हिस्सा हवा बची है, तो जब अगली बार फिर पंप निकालेगा तो इतने हिस्से का 1/4 निकालेगा, तो फिर लिखेंगे शेष हवा का 1/4। ठीक है बच्चों, शेष हवा का 1/4 भाग, तो शेष हवा कितनी है आपके पास 9/16। ठीक है, और उसका 1/4 भाग कितना होगा, तो 9 अंश का अंश में गुणा, हर का हर में, तो 9 × 1 9 और 16 × 4 64। ठीक है, तो अब शेष हवा का 1/4 भाग जो निकला 9/64, मतलब इतना हिस्सा बाकी हिस्से से फिर घटाया जाएगा, तो अब आपको मिलेगा A4। ठीक है, तो आपके पास कितनी हवा बची थी 9/16 हवा बची थी। ठीक है बच्चों, कितना 1/4 भाग जो बना उसका कितना बना 9/64 बना, तो कुल भाग में से शेष भाग में से 9/64 भाग जो निकला है उसको फिर से माइनस करेंगे, तो 16 और 64 का एलसीएम फिर से 64 आएगा, 16 से 64 को भाग दिया 4 बार, 4 × 9 36, माइनस 64 से 64 को भाग देंगे तो 1 और 1 × 9 9 आ जाएगा, 36 - 9 तो हो जाता है 27/64। तो इस प्रकार से आपने देखा कि A1 हो गया 1, ठीक है, A2 हो गया आपका कितना 3/4, A3 जो हो गया वो आपका 9/16 और A4 जो हो गया 27/64। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आपकी ये श्रेणी बनती है। अब चेक करना है AP में है या नहीं, तो AP में है या नहीं उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, D फाइंड करना पड़ेगा, D ज्ञात करना होगा, और D क्या दर्शाता है सार्वंतर दर्शाता है। सार्वंतर फिर वही क्रम, अगले पद में से पिछले पद को माइनस, मींस A2 - A1, सो D = A2 है 3/4 माइनस A1 है 1, इसको सॉल्व करेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 3 गुणा करेंगे, 4 एकम 4 तो 3 - 4/4, हल करने पर D बराबर आया -1/4। ठीक है, यहाँ DA है, आगे पदों के बीच का अंतर चेक करें तो फिर से D निकालेंगे, अब लिखेंगे A3 - A2, क्या बच्चों A3 - A2। अब यहां पर आपके सामने A3 कितना है 9/16 और A2 क्या है -3/4। 16 और 4 का एलसीएम हमेशा ध्यान रखिएगा, भिन्न जोड़ने या घटाने के लिए सबसे पहले आपको हर वाली संख्या का एलसीएम ज्ञात करना होता है। क्या करना होता है एलसीएम, तो 16 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, तो 16 से 16 को भाग दिया 1, 1 × 9 9, माइनस 4 से 16 को भाग देंगे
तो 4 और 4 गुणा 3 12। ठीक है बच्चों, तो D इज इक्वल टू 9 माइनस 12 होता है -3/16। तो आप यहां देखें, पहले उसमें D जो है -1/4 है, दूसरे उसमें देखें D बराबर -3/16 है। तो यहां पर आप देखें कि सभी पदों का जो अंतर है, ठीक है, क्या सभी पदों का अंतर जो है कैसा है, समान नहीं है, और समान नहीं है इसलिए ये क्या AP नहीं है। तो लिखेंगे यह AP नहीं है। क्या लिखेंगे बच्चों, यह AP नहीं है। ठीक है, यह AP नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सभी पदों का अंतर, सभी पदों का अंतर, ठीक है, कैसा नहीं है, समान नहीं है, और समान नहीं है इसलिए AP नहीं है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये सवाल होता है। तो दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं कि सवाल कितने आसान से सवाल हैं, और ये 5वीं प्रश्नावली तो बहुत मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान है, आपको इसको करने में काफी मजा आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं और मजे करते हैं इसमें। ठीक है, तो मैथ है, जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूं, मैथ है, अपना माथा लगाते रहना है। ओके, चलिए इस सवाल में फिर माथा लगाते हैं अपना। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपए है। क्या बच्चों, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपए है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। ठीक है बच्चों, कितनी बढ़ती जाती है, 50 रुपए बढ़ती जाती है। ओके, चलिए तो फिर इसको भी इसी प्रकार से लिखा जाएगा कि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत। ठीक है बच्चों, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितनी है, लागत का मतलब क्या होता है, कुल खर्च है ना, किसी काम में होने वाला खर्च, किसी वस्तु को बनाने में होने वाला खर्च, वो उसकी लागत कहलाती है। तो यहाँ लागत कितनी आ रही है, 150 रुपए आ रही है। ठीक है बच्चों, अब प्रथम मीटर की लागत तो ये हो गई, और इसके बाद अतिरिक्त मीटर की खुदाई की लागत। ठीक है बच्चों, अतिरिक्त मीटर की खुदाई की लागत कितनी, 50 रुपए, तो वो लागत बराबर हो गया 50 रुपए। ठीक है, तो अब जब आप इसकी श्रेणी बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले कितने रुपए लगे, कुल 150 रुपए। तो श्रेणी की शुरुआत कहाँ से होगी, 150 रुपए से, और हर एक के उस पर मीटर पर कितना बढ़ रहा है, 50 रुपए बढ़ रहा है। तो 150 के बाद सीधा 50 बढ़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 200, फिर 50 बढ़ेंगे तो हो जाएंगे 250, 250, फिर 50 बढ़ेंगे तो 300, और इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे, 50-50 प्लस करते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास कितनी आसानी से आपको श्रेणी प्राप्त हो गई है। आइए अब चेक करें AP है या नहीं। तो फिर वही क्या करेंगे अब आप, तो आप यहां पर D निकालेंगे, और D निकालने के लिए अगले पद में से पिछले पद को माइनस करेंगे। सो A2 माइनस A1 मीन्स 200 माइनस 150, सो कितना बचेगा, 50। ठीक है, फिर और देखें तो A3 माइनस A2, तो A3 कितना है, 250 है, माइनस 200 करते हैं तो बचता है आपको 50। ठीक है, फिर D निकालें एक बार और, तो अगला पद A4 माइनस A3, और A4 कितना है आपका 300 माइनस A3 जो है वो कितना है 250, तो वो कितना है 50। तो यहां पर आप देखेंगे कि सभी अंतर जो हैं, सभी पदों का अंतर कैसा है, 50 है, समान है, तो क्या है ये AP है।
तो आप यहाँ के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यह AP है। क्या है बच्चों, AP है। क्यों है, क्योंकि सभी पदों का अंतर, क्या बच्चों, सभी पदों का अंतर, ठीक है, सभी पदों का अंतर कैसा है, समान है। क्या है बच्चों, समान है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये हमारी ये भी AP सिद्ध होती है। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, चौथा प्रश्न। तो देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न क्या कहता है। तो चौथा प्रश्न कहता है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, क्या बच्चों, मिश्र धन, जबकि रुपए 10,000 की राशि 8%, ठीक है, कितनी राशि, 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है बच्चों, यह बात हो रही है किसकी, मिश्र धन की बात हो रही है। और मिश्र धन के लिए आपको क्या क्या दिया गया है, आपको मूलधन दिया गया है 10,000 रुपए और ब्याज की दर जो दी गई है वो 8% दी गई है। अब सवाल करने से पहले से हम थोड़ा सा ये समझ लें कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। ठीक है, आप वैसे तो जानते होंगे, 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज समझते भी होंगे, फिर भी हम थोड़ा सा बेसिक इसका इंट्रो कर लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज कहें तो ये कह सकते हैं कि ब्याज के ऊपर ब्याज। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आप बैंक में 1,000 रुपये जमा करते हैं, कुछ महीनों बाद आप देखेंगे कि आपके खाते में वो 1,100 रुपये हो जाते हैं। कितने बच्चों, 1,100। आपने तो क्या किया था, 1,000 जमा किया था, लेकिन वो कितना हो गया, 1,100 हो गया। भाई ये जो एक्स्ट्रा 100 रुपये थे वो कहाँ से आ गए, तो वो आपने को क्या किया, बैंक ने ब्याज दे दिया। ठीक है, तो पहले आपके पास 1,000 रुपये थे, अब वो ब्याज जुड़कर आपकी 1,100 रुपये बन गए। अब अगली बार जब बैंक आपको ब्याज देगा वो 1,000 रुपये पर ना देकर वो आपको 1,100 रुपये पर ब्याज देगा। मतलब 1,000 तो आपका था ही, और 100 रुपये जो ब्याज बैंक ने दिया है उस ब्याज के ऊपर भी वो ब्याज लगा रहा है। तो ब्याज के ऊपर ब्याज, जिसे हम जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ओके, तो चलिए देखते हैं अपना सवाल। यहां पर आपको क्या क्या दिया गया है, मूलधन की राशि दी गई है, आपको मूलधन दिया गया है कितना, 10,000 रुपए। ठीक है बच्चों, और आपको ब्याज की दर कितनी दी गई है, 8% दी गई है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये जो वर्ड प्रॉब्लम दी गई है ये वर्ड प्रॉब्लम आपके AP फॉर्म में है या नहीं। तो आइए हम उसका क्या करते हैं, एक एक साल के हिसाब से मिश्रधन बनाते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, यहां पर आप पहले वर्ष का, क्या बच्चों, पहले वर्ष का ब्याज निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले वर्ष का ब्याज, तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय। ठीक है बच्चों, बटे 100। अब मूलधन तो है आपका 10,000 रुपए, दर है आपकी 8% और समय 1 वर्ष। क्योंकि हमने क्या बोला, पहले वर्ष का ब्याज बोल रहे हैं, इसलिए हमने इस समय क्या लेंगे, 1 वर्ष लेंगे और भाग में आपका आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो बचा 100 गुणा 8, तो हो जाता है 800। ठीक है बच्चों, तो ब्याज आपका कितना आया, 800 आया। तो पहले वर्ष का मिश्रधन, पहले वर्ष का मिश्रधन जो बनेगा, तो मिश्रधन जो होता है मूलधन और ब्याज को मिलाने पर प्राप्त होता है, मिश्रधन। ठीक है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है मिश्र, जिसमें क्या हो, धन का मिश्रण हो। यहां कौन से धन का मिश्रण होगा, मूलधन और ब्याज। ठीक है, तो मूलधन में आपको इन्होंने क्या कर दिया, ब्याज जोड़ दिया, तो वो आपका बना मिश्रधन। तो मूलधन था आपका 10,000 रुपये और ब्याज जो था आपका 800 रुपये, तो वो हो गया आपका 10,800 रुपये। अब आप यहां देखेंगे कि पहले वर्ष का मिश्रधन 10,800 रुपये। ठीक, अब पहले वर्ष का जो मिश्रधन था
वही मिश्रण अगले वर्ष के लिए आपका मूलधन बन जाता है। ठीक है, क्योंकि बैंक अब आपको इस राशि पर या ब्याज देने वाला जो भी व्यक्ति है अब आपको इस राशि पर ब्याज देगा। ठीक है बच्चों, तो हम निकालेंगे दूसरे वर्ष का ब्याज। ठीक है बच्चों, तो दूसरे वर्ष का ब्याज जब आप निकालेंगे तो सूत्र मैंने आपको ऊपर लिख दिया है। तो मूलधन 10,800, ठीक है, सूत्र आपको ऊपर लिखा हुआ है तो मैं दोबारा यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। तो ब्याज आपका 10,800 है, दर आपकी 8% है, समय 1 वर्ष है और बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटी गई तो बचा 108 गुणा 8। 108 गुणा 8 करते हैं तो 8 8 ये 64 का 4, आगे 0 है तो 6 और 8 एकम 8। तो दूसरे वर्ष का ब्याज जो आया वो कितना आया बच्चों? 864 रुपये आया। अब दूसरे वर्ष का ब्याज 864 रुपये, तो दूसरे वर्ष के लिए मिश्रधन कितना बच्चों? तो दूसरे वर्ष का मिश्रधन होगा 10,800 प्लस 864। इनको हम जोड़ेंगे तो 4 का 4, 6 का 6, 8 8 16 का 6, आगे 0 है तो हाई 1 का 1 हो जाएगा। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि दूसरे वर्ष का मिश्रधन भी जो है 11,664 रुपये हो गया है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि पहले आपकी राशि थी 10,000 रुपये, दूसरी बार फिर आपकी राशि जो हो गई 10,800 हो गई। ठीक है बच्चों, तीसरी बार फिर आप देखते हैं तो आपकी राशि 11,664 हो जाती है और इस प्रकार से आपकी ये सीरीज बनती चली जाती है। ठीक है, अब ये जांच करना है कि ये एपी रूप में है या नहीं, एपी के फॉर्म में है या नहीं। सो हमें क्या करना होगा? डिफाइंड करना होगा। क्या करना होगा? डिफाइंड। और डिफाइंड करने के लिए मीन्स सार्वंतर पता करने के लिए आपको क्या करना है? A2 माइनस A1। अब A2 कितना है यहां पर? 10,800 और A1 कितना है? 10,000। तो यहां पर डिफरेंस कितना आता है? 800 रुपए का। ओके, चलिए आगे देखते हैं एक बार और। तो यहां पर फिर से डी निकाला जाएगा। तो अब की बार क्या करेंगे? A3 माइनस A2। सो A3 जो है 11,664 माइनस 10,800 रुपए। ठीक है बच्चों, तो 11,664 में से 10,800 को माइनस करते हैं तो आप माइनस करें तो क्या पाएंगे? 11,664 माइनस 10,800, तो 4 6 16 में से 8 गए 8, यहां 0 और यहां भी 0। ठीक है, तो आप यहां देखते हैं हमारा जो सार्वंतर है, यहां पहली बार में सार्वंतर मतलब ये जो डिफरेंस आ रहा था वो पहली बार में 800 रुपये आया, दूसरी बार में 864 आया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो सभी पदों का अंतर कैसा है? समान नहीं है। और जब ये समान नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? यह एपी नहीं है। ठीक है बच्चों, क्या है? एपी नहीं है। अब भाई क्यों नहीं है? तो मैं आपको पिछले 3 सवालों में अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक समझा चुका हूं कि भाई एपी होता है तो क्यों होता है और नहीं होता है तो उसका कारण क्या है। ठीक है, आप जब भी बोलेंगे आपके सभी पदों का अंतर समान होगा तो वह एपी है, और सभी पदों का अंतर समान नहीं है तो आप कहेंगे वह एपी नहीं है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि सभी पदों का अंतर समान नहीं, इसलिए एपी नहीं है। तो आप लिखेंगे यह एपी नहीं है क्योंकि सभी पदों का अंतर, ठीक है, सभी पदों का अंतर कैसा नहीं है? समान नहीं है। ओके बच्चों, तो इस तरह से ये आपका सवाल यहां पर क्लियर होता है और ये आपकी 4 वर्ड्स प्रॉब्लम यहां पर इस फर्स्ट क्वेश्चन की वर्ड प्रॉब्लम जो थी 4 वो यहां पर आपके लिए क्लियर होती है। ठीक है, ओके, चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अब ध्यान से पढ़िएगा, हमारा दूसरा प्रश्न क्या कहता है। तो पहले प्रश्न में हमने सारी कंडीशन समझ ली है कि सार्वंतर क्या चीज है। ठीक है, A1 A2 A3 ये क्या है? ये आपके सारे पदों की संख्या बताते हैं। तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम अपने अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो कहते हैं दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। क्या करना है? प्रथम 4 पद लिखने हैं, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित हैं। आपको क्या दिया गया है? ए दिया है
और डी दिया है। ठीक है बच्चों, तो प्रथम पद जिसको ए से दर्शाया जाता है और सार्वंतर जिसको डी से दर्शाया जाता है। अब आपको कितने प्रथम चार बोले, कितने बोले, प्रथम चार। तो प्रथम चार का मतलब हो गया पहला तो आपकी नजर में ऑलरेडी है। ठीक है बच्चों, पहला वाला जो है वो आपके पास सामने पहले से ही लिखा हुआ है। तो अब आपको सिर्फ कितने लिखने हैं, 3 और लिखने हैं। आइए हम देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो पहले प्रश्न में आप देखेंगे कि a इज इक्वल टू 10 और d इज इक्वल टू ऑल्सो 10। ठीक है, d का मान भी 10 है। अब अगले पदों को निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहां इसके लिए एक फॉर्मूला बताया गया है, an इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका an का फॉर्मूला। अब सवाल हल करने से पहले मैं आपको इन सारे जो टर्म्स लिखे हुए हैं यहाँ आपको मैं इन सभी से परिचित करा दूं कि भाई an जो है क्या दर्शाएगा, a क्या है वो क्या दर्शाएगा, n क्या है, और d को तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। ठीक है, an जो है किसी पद का मान बताएगा, क्या बताएगा, पद का मान। ठीक है, a आपका प्रथम पद, याद रखिएगा a क्या, प्रथम पद। n जो है आपकी पद संख्या दिखाएगा। ठीक है, कौन से पद की बात हो रही है, जैसे कि बोला जा रहा है a1 a2 a3, तो n की जगह पर आप देख रहे हैं यहाँ पर संख्या लिखी जा रही है, मतलब ये n क्या है, नंबर है। n क्या है, नंबर है, पदों की संख्या बताएगा। कौन से पद की बात हम बात कर रहे हैं ये वो दर्शाता है। और d जो कि हम पहले ही भी समझ चुके हैं, d क्या है आपका, सार्व अंतर। क्या बच्चों, सार्व अंतर अर्थात सभी पदों का अंतर। तो ये बातें ध्यान रखिएगा और इनको ध्यान में रखते हुए यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई करिए। तो अब यहां पर आपको क्या बोला गया है, कितने, प्रथम 4 पद लिखने हैं। तो पहला पद तो आपके सामने 10 है। ठीक है, तो आप जब क्या लिखेंगे, पहला तो a1 इज इक्वल टू 10 लिख देंगे सीधा। अब दूसरा पद a2 इज इक्वल टू, सो a, ठीक है, a कितना है, 10 है, वहां पर 10 पुट करेंगे, प्लस n, तो n कितना है, n की जगह पर मैंने आपको बता दिया वो संख्या, तो n क्या है, 2 है, तो 2 माइनस 1, और d आपको कितना बोला गया है, 10 बोला गया है। तो इस तरह से आप ये मान रखकर फिर आप जब इनको हल करेंगे तो 10 का 10 प्लस, पहले क्या होगा, मैं आपको एक बार और अपनी पिछली वीडियोस में समझा चुका हूं, जब भी आपको किसी प्रॉब्लम में एक से ज्यादा साइन नजर आए, एक से ज्यादा चिन्ह नजर आए, तो आपको बोर्ड मास का नियम, कौन सा, बोर्ड मास का नियम फॉलो करना है। क्या करना है, बोर्ड मास का नियम फॉलो करना है। इंग्लिश में बोर्ड मास कहते हैं, और मैंने हिंदी में भी बताया था आपको, क्या बताया था कि को का भागु योग, ठीक है, कोष्ठक का भाग गुणा योग घटाना, इस सीक्वेंस में आपको सारे चिन्हों को हल करना है। ठीक है, तो ये बोर्ड मास का रूल याद रखिए, और ये रूल अगर आपने याद रखा, जिंदगी में गारंटी है, ये जिंदगी में कभी भी सवाल अपना गलत नहीं करोगे। ठीक है, इंग्लिश में आप बोर्ड मास कह सकते हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, वही चीज यहां पर फॉलो करनी है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, 2 माइनस 1, ठीक है, तो 2 माइनस 1 1, 1 इंटू 10 होता है 10। सो a2 सॉल्व किया, सो 10 प्लस 10 हो जाता है 20। तो इस तरह से आपके सामने a2 की वैल्यू आ जाती है। फिर उसी प्रकार से जब आप a3 निकालेंगे, सो a3 जब निकालेंगे तो a3 के लिए फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपने देखा कि फॉर्मूला तो कौन सा लगाना है आपको, तो आपका फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसमें आपको क्या निकालना है, a3 निकालना है। a3 निकालना है तो a आपका 10 हो गया, प्लस n जो हो गया, तीसरे पद की बात हो रही तो 3 हो गया, माइनस 1 इंटू डी, वो भी 10 है। सो a3 इज इक्वल टू, सबसे पहले 10 का 10 ही रहेगा, प्लस
अभी आपको मैंने बताया कि बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 3 - 1 वो होता है 2 × 10। ओके, सो अब ये तो ब्रैकेट के अंदर की संख्या सॉल्व हो गई। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर के नंबर को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 × 2 20। सो A3 = 10 + 20 30। तो यहां पर आपके पास कितने पद हो गए, 3 पद हो गए। अब आइए उसके बाद कौन सा, चौथा पद। तो चौथे पद के लिए A, फिर वही 10 + n, यहां पर हो जाएगा 4 - 1 × D 10। A4 सॉल्व करेंगे तो 10 + 4 - 1 3 और इंटू 10। सो A4 हो जाता है 10 + 3 × 10 30। सो A4 = आपको मिलेगा क्या, 40। तो इस तरह से आपकी जो AP बनती है वो क्या होगी, AP = 10 20 30 और 40। तो इस तरह से आपके 4 पद यहां पर बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये सिंपल सी मेथड और ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको समझ में आ गए हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में आप देखेंगे A = -2 दिया है और D = 0 दिया है। ठीक है बच्चों, A = क्या दिया है, A = आपको दिया है -2 और D = दिया है 0। अब बच्चों सिंपल सी बात है, अब A 2 है और D क्या है, सार्व अंतर, मतलब सभी पदों का अंतर क्या है, 0 है। अब जब सभी पदों का अंतर 0 है तो क्या होगा, पहला पद भी वही, दूसरा पद भी वही, तीसरा पद भी वही और चौथा पद भी वही। ठीक है, तो इसमें आपको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है और एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आपको देंगे नहीं। ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी होती है क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करवानी रहेंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। A = 4 और D = -3। ठीक है, ये भी आपके फर्स्ट प्रॉब्लम की तरह ही बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आई होप आप ये खुद कर लेंगे। ठीक है, आइए मैं आपको बताता हूँ फोर्थ प्रॉब्लम जो आपको आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, वैसे इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं। ओके, तो हम देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। तो दोस्तों आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न आप क्या कहता है, A = -1 और D = 1/2 लिखा हुआ है। सो अब वही पहला पद A1 तो आपका -1 हो गया, इसमें तो आपको मेहनत करनी ही नहीं है। बाकी बचे 3 पद। ठीक है, तो बाकी 3 पद के लिए आपको फिर से वही फॉर्मूला लिखना है, AN = A + n-1। ठीक है, n-1 × D। सो A2 = A क्या है, -1 है, प्लस n2 - 1 × D। सो A2 = जो होगा क्या लिखेंगे, -1, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 - 1 और सॉरी यहाँ पर D की जगह पर आपको क्या लिखना है, मान लिखना है। तो D कितना है आपका, 1/2। ठीक है, सो 2 - 1 और 1 का इंटू 1/2 में होगा तो 1/2 ही आएगा। फिर आप इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आप क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर इसके अपन में कुछ नहीं है, भिन्न संख्या है, तो भिन्न संख्या को जोड़ने या घटाने के लिए आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। और एलसीएम लेने से आसान तरीका ये कि इसके भाग में कुछ नहीं है तो आप इसका इसमें तिर्यक गुणा कर दिए। तो 2 का -1 में गुणा करेंगे तो -2 + 1/2। तो A2 जो होगा वो हो जाएगा -1/2। तो यहाँ इस तरह से आपको A2 -1/2 मिल गया। फिर लिखेंगे फॉर्मूला लिख दें फिर से, A + n-1 × D। ठीक है, अब आपको A3 निकालना है। सो A जो है आपका क्या है, -1 है, प्लस n-1 तो कौन सा पद निकाल रहे हैं, तीसरा पद निकाल रहे हैं, माइनस और -1 और D क्या है आपका 1/2। ओके बच्चों, अब क्या होगा, फिर वही बोर्ड मास का रूल फॉलो करेंगे, -1 प्लस 3 - 1 2 ब्रैकेट में होगा इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है बच्चों,
तो सीधा क्या बचा, A3 इज इक्वल टू, तो हमने क्या किया, 2 से 2 को भाग दे दिया, तो क्या बचा आपका -1 और यहाँ पर +1। सो आप देखेंगे A3 इज इक्वल टू -1 +1, दोनों वैल्यू क्या है, एक जैसी है, लेकिन एक प्लस की है और एक माइनस की है, तो -1 +1 हो गया कैंसिल, तो A3 आ गया आपका 0। ओके, जब A3 हो गया सो A4 क्या होगा बच्चों, A4 इज इक्वल टू A -1 प्लस n-1, सो 4 - 1 इंटू D 1/2। तो A4 की वैल्यू क्या होगी, वोल्टमास का रूल फॉलो करते हुए, प्लस 4 - 1 3 इंटू 1/2। A4 इज इक्वल टू -1 प्लस 3 को इसमें इंटू कर देंगे तो 3/2 हो जाएगा। ओके, जब 3/2 हो गया तो इसका तिर्यक गुणा, ठीक है, या तो आप एलसीएम ले लें या तिर्यक गुणा कर लें, तो 2 का -1 में इंटू करते हैं, -2 प्लस 3/2, तो इस A4 इज इक्वल टू -2 प्लस 3 तो हो जाएगा 1/2। तो इस तरह से आपका A4 जो आया वो आया 1/2। तो हमने देखा पहला पद जो था हमारा वो क्या था, -1, दूसरा पद जो निकला आपका क्या निकला, सो दूसरा पद आया -1/2, ठीक है। तीसरा पद जो आपको मिला वो कितना मिला, 0, ठीक है बच्चों, और चौथा पद जो मिला 1/2। तो इस प्रकार से आपके प्रथम 4 पद हो गए -1, -1/2, 0 और 1/2, ठीक है बच्चों। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो यहां पर 5वां प्रश्न क्या कहता है आपका, a इज इक्वल टू -1.25, कितना बच्चों, a इज इक्वल टू -1.25 और d इज इक्वल टू -0.25, ठीक है। तो a इज इक्वल टू -1.25 एंड d इज इक्वल टू -0.25, ठीक है बच्चों। अब यहां पर आपका सारवंतर भी माइनस में है और प्रथम पद भी वो भी माइनस में है, ठीक है। तो पहला पद तो आपका यही होगा, a1 इज इक्वल टू -1.25, ठीक है। फिर दूसरा पद लिखेंगे, तो दूसरा पद तो a प्लस n-1। अच्छा, अब एक काम और ये कर सकते हैं आप, जैसे आपसे पहला पद बोला गया आप लिखेंगे a1, ठीक है। दूसरा पद का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1। अब n यहाँ पर कितना है, 2 है, तो 2 - 1 इंटू डी, तो a2 का फॉर्मूला बन जाता है a प्लस 2 - 1 और इंटू डी, सो a प्लस डी। सो a2 का फॉर्मूला आप डायरेक्टली a प्लस डी भी लिख सकते हैं। वही a3 का फॉर्मूला जब आप लिखेंगे सो a प्लस 3 - 1 इंटू डी, सो आप इसको a प्लस 2d लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हर बार क्या हो रहा है, हमारा n-1 लिखा हुआ है, मतलब जो भी पद निकालना है उसमें से एक कम होता जाता है, तो वो उतना आपको मल्टीप्लाई करके d से लिख देना है। तो जब भी आप लिखेंगे a2 तो आप क्या लिखेंगे, a प्लस डी लिख सकते हैं सीधा। a3 बोला जाएगा तो आपको एक कम करके लिख देना है a प्लस 2d। a4 लिखना है तो 4 निकला है तो a प्लस 3d, 5 लिखना है तो a प्लस 4d। इस तरह से आप इसमें फॉर्मूला ये भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके कर लेते हैं। सो a2 इज इक्वल टू a प्लस डी, ओके। सो a आपका है -1.25 प्लस d जो है वो आपका -0.25 है, तो ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि डबल साइन एक साथ नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट में पुट किया, सो a2 इज इक्वल टू -1.25 प्लस माइनस 0.25। अब आप देखेंगे कि दोनों वैल्यू जो है कैसी है, माइनस की है, तो दोनों को जोड़ दिया तो -1.5 क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। फिर आप a3 निकालेंगे तो a3 के लिए आप फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस 2d, ठीक है। आप इस प्रकार से भी लिखें तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी, पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। सो a आपका क्या है, -1.25 प्लस 2 और d कितना है आपका -0.25, ठीक है बच्चों।
सो -1.25 प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हो जाएगा आपका 0.5। ठीक है, अब ये दोनों माइनस में हैं तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो -1.75। फिर इसी तरह से जब आप A4 निकालते हैं सो A4 के लिए आप लिखेंगे A+3D। ठीक है, अब A+3D लिख दिया तो A कितना है आपका -1.25 प्लस 3 और D की वैल्यू जो है 0.25 है, सो -0.25 ब्रैकेट में पुट करेंगे और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे सो -1.25 और प्लस माइनस माइनस 3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.75। और अब दोनों क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, माइनस की वैल्यू है, इसलिए दोनों को प्लस कर देंगे और प्लस करके आपको यहाँ पर मिलेगा कितना, सो 1.25 प्लस 0.75, सो आपको -2 मिलेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे आपका पहला पद क्या है -1.25, A2 जो है वो आपका क्या है 1.5, A3 जो है -1.75 और A4 जो आएगा वो आपका -2। ठीक है, आप सभी में देखेंगे तो आपको कितने का -0.25 का डिफरेंस आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से यहाँ पर हमारी ये 5 प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं और आप इसमें जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। A1 को तो कुछ करना ही नहीं है, A2 के लिए आप A+D लिख दें, A3 के लिए आप A+2D लिख दें, A4 के लिए आप A+3D लिख दें। तो मतलब आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, आपको 1 माइनस करते हुए लिखते चले जाना है। यहाँ पर आप इस तरह से ये डायरेक्टली फॉर्मूला ये आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। बार बार आपको n-1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इस तरह से इस पैटर्न में भी आप फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न क्या कहता है बच्चों, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। क्या करना है, ये तो और भी सिंपल से सवाल है यहाँ पर, ये आपकी बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है। आपको सिर्फ क्या करना है, प्रथम पद लिखना है। अभी तो आपको 4 पद लिखने पड़ रहे थे, अब तो सिर्फ क्या करना है, एक ही पद लिखना है। और क्या करना है, सारवंतर लिखना है। ठीक है, तो सारवंतर लिखेंगे हम। तो जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए तो 3 1 -1 -3 और इस तरह से ये आपकी सीरीज चली जाती है। अब प्रथम पद तो हो गया A1, तो प्रथम पद तो हो गया 3। D, अब सारवंतर निकालना है तो D क्या होगा, A2 -A1। फॉर्मूला आपको याद हो भी चुका होगा, बहुत सिंपल सी बात है, उत्तर पद में से प्रथम पद को माइनस करना है। ठीक है बच्चों, तो A2 1 -3। अब 1 -3 सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस की संख्या बड़ी है तो इसलिए माइनस का उत्तर लिखा जाएगा -2। ओके, चलिए देखते हैं सभी पदों में यही अंतर है कि नहीं। फिर एक और देखिए, सो A3 -A2 -1 -A2 1 -1 क्या होगा, -2। तो इस तरह से आपका A1 जो हो गया वो क्या हो गया 3 और D जो हो गया वो क्या हो गया -2। ठीक है ना, सिंपल है ना। तो इसी तरह से सारे सवाल हम करते जाएंगे, सभी में कॉमन डिफरेंस निकालते जाएंगे। ओके, सो सेकेंड प्रॉब्लम आई होप आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी कठिनाई आपको दिख सकती है, लेकिन आप इतने नासमझ, इतने छोटे भी नहीं कि आप भिन्नों को हल ना कर पाएं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन को। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, 1/3 5/3 9/3 एंड 13/3। ठीक है बच्चों, तो A1
क्या हो गया आपका 1/3। ठीक है, अब देखते हैं डी। तो डी क्या है, a2 माइनस a1। ठीक है बच्चों, अब a2 माइनस a1, सो a2 क्या है 5/3 है और a1 है 1/3। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आप भिन्नों को हल करेंगे तो भिन्नों को हल करने के लिए आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो 3 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, तो मतलब जब नीचे वाले संख्याएं जो है, हर संख्या जो है समान है, तो आपको आंख बंद करके बिल्कुल बिना सोचे समझे ऊपर की संख्याओं को वैसा का वैसे लिख देना है। ठीक है, एज इट इज लिख देंगे और 5 - 1 जो होता है तो क्या मिलेगा आपको 4/3। ओके, चलिए देखते हैं आगे और डी जो है सेम है या नहीं। सो a3 माइनस a2, a3 कितना है 9/3 माइनस a2 है 5/3। ओके, अब फिर वही बात, हर समान है तो एलसीएम क्या होगा, वही के वही हो जाएगा और ऊपर की संख्याएं बिल्कुल वही के वही एज इट इज लिख दी जाएंगी। ओके, सो 9 - 5 हो गया 4/3। ठीक है, तो आप लिखेंगे a1 इज इक्वल टू 1/3 एंड d इज इक्वल टू 4/3। इसमें तो आपको और कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल सी थिंग है। क्या करना है, फर्स्ट टर्म लिखनी है, पहला पद लिखना है। तो a1 हो गया आपका 1/3 और कॉमन डिफरेंस निकाल देना है। कम से कम 2 बार कॉमन डिफरेंस निकालना है, सारवंतर आपको 2 बार तो करना ही है। ठीक है, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि आपका जो सारवंतर है वो कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, गलत तो नहीं निकल रहा है, या वो सभी के पदों के बीच का अंतर समान है या नहीं। वैसे तो इन्होंने क्लियर कहा है कि ये एपी हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि एपी इनका डिफरेंस जो होगा, कॉमन डिफरेंस, वो सारवंतर जो होगा वो अलग अलग होगा। ओके, और अब आप यहां देख रहे हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। तो दशमलव संख्याएं इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहां पर क्या करना है, प्रथम पद और सारवंतर निकालना है। तो दोस्तों इस तरह से हमारे इस प्रश्नावली के पहले, दूसरे और तीसरे प्रश्न जो हैं हल होते हैं। अब चौथा प्रश्न कुछ ऐसा है कि उसमें क्या है, आपके लिए बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपको समझाने के लिए आपके लिए बहुत सारे प्रश्न हैं। तो उन प्रश्नों के लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।